सबसे पहले देख लेते हैं आज की कवर स्टोरी। भारत के बड़े बड़े शहरों में अब घर खरीदना पहले से आसान हो गया है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद देश का सबसे किफायती शहर बनकर उभरा है, जहां घर खरीदने में आय का, आपकी इनकम का सिर्फ 18% खर्च हो रहा है। और तो और मुंबई में भी बड़ी राहत मिली है, जहां यह आंकड़ा अब 47% पर आ गया है। आपको याद होगा 50% से ऊपर हुआ करता था, यानी कि मुंबई के लोग जितना कमाते थे लगभग उतना ही या फिर उससे कई ज़्यादा अपनी EMI में भी चुका देते थे। तो एक तरह से वहाँ पर एक प्रेशर था अफोर्डेबिलिटी का। अब ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट बता रही है कि RBI की रेपो रेट कटौती से रियल एस्टेट में अफोर्डेबिलिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। तो क्या इसका मतलब है? शहरों में घर खरीदने का क्या ये बेस्ट टाइम है? आज करेंगे मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। जरा सोचिए, अगर आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा हर महीने EMI में ना जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। 2025 में ठीक यही कहानी देश के बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा अफोर्डेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि भारत के हाउसिंग मार्केट में एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव आया है। कम ब्याज दरें, बेहतर इनकम ग्रोथ और स्थिर मांग, इन तीनों ने मिलकर घर खरीदने वालों के लिए माहौल काफी हद तक अनुकूल बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में देश के टॉप 8 शहरों में से 7 शहरों में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी बेहतर हुई है, यानी अब घर खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। सबसे आगे है इसमें अहमदाबाद, जहां EMI टू इनकम रेशियो सिर्फ 18% है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ औसतन एक परिवार अपनी आय का सिर्फ 18% हिस्सा होम लोन की EMI में खर्च करता है। इसके बाद पुणे और कोलकाता, जहाँ रेशियो 22% का है, यानी इन शहरों में मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में है। चेन्नई भी पीछे नहीं है, यहाँ अफोर्डेबिलिटी सुधरकर 23% पर आ चुकी है। अब बात करते हैं देश के सबसे महंगे शहर मुंबई की। मुंबई ने 2025 में एक ऐतिहासिक मुकाम छुआ। यहाँ EMI टू इनकम रेशियो घटकर 47% पर आ गया है। ये पहली बार है जब मुंबई 50% की उस क्रिटिकल लिमिट से नीचे आ गई है, जिसके बाद बैंक भी होम लोन देने से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। यानी मुंबई जैसे महंगे शहर में भी अब घर खरीदना पहले से ज्यादा सस्टेनेबल माना जा रहा है। बेंगलुरु और हैदराबाद में तस्वीर थोड़ी स्थिर है और इनकम में बढ़ोतरी और घरों की कीमत में इजाफा लगभग बराबर रहा, जिससे अफोर्डेबिलिटी में बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। वहीं NCR इकलौता ऐसा बाजार है जहां अफोर्डेबिलिटी में हल्की गिरावट आई। वजह रही प्रीमियम सेगमेंट के घरों की कीमतों का तेजी से बढ़ना। बावजूद इसके NCR अभी भी 50% की तनाव वाली सीमा से काफी बेहतर स्थिति में है। इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी वजह रही ब्याज दरों का नरम होना। 2022 में RBI के 250 बेसिस पॉइंट के सख्त रेट हाइक से अफोर्डेबिलिटी पर दबाव आया था, लेकिन 2023 के बाद दरों में स्थिरता, फरवरी 2025 से अब तक करीब 125 बेसिस पॉइंट की कटौती, इन सब ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी। नाइट फ्रैंक का कहना है कि इसी सपोर्टिव माहौल की वजह से रेजिडेंशियल सेल्स 2024 के पोस्ट पैंडेमिक पीक के आसपास बनी हुई है और 2026 तक भी मांग मजबूत रहने की पूरी उम्मीद है, खास करके तब जब RBI FY26 के लिए 7.3% GDP ग्रोथ का अनुमान दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि बड़े शहरों में घर खरीदने का वक्त आ चुका है? जवाब है हाँ, लेकिन समझदारी के साथ। अफोर्डेबिलिटी बेहतर होना एक मजबूत संकेत है, खास करके अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और अब मुंबई जैसे शहरों में। लेकिन हर खरीदार को अपनी इनकम स्टेबिलिटी, EMI की आरामदायक सीमा, लॉन्ग टर्म प्लान को ध्यान में रखकर फैसला लेना जरूरी है। नया साल 2026 दस्तक दे चुका है और अगर आप नए घर का सपना देख रहे हैं तो ये वक्त सही प्लानिंग, सही बजट, सही शहर चुनने का है, ताकि इस साल सिर अपनी छत का सपना सच हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रवीण जैन जी का, प्रेसिडेंट हैं नरेटको के। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका। गुड इवनिंग।
हमारे साथ हैं गुलाम जिया साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया, जिन्होंने ये रिपोर्ट भी तैयार की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलाम जिया साहब हमारे शो पे। गुलाम जिया साहब, क्योंकि रिपोर्ट नाइट फ्रैंक से ही जुड़ी हुई है, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 2025 लगातार आप लोग 2010 से अफोर्डेबिलिटी ट्रैक कर रहे हैं। ये बताइए सर कि इस बार क्या ऐसे कारण रहे कि हम अफोर्डेबिलिटी में सुधार देख रहे हैं। पहले तो आप मेरे को बहुत बेसिक सवाल से आपसे शुरू करना था। ये बताइए अफोर्डेबिलिटी का मतलब हमारे दर्शकों के लिए हम कैसे समझाएं। मतलब इन शहरों में अहमदाबाद हो गया, कोलकाता, पुणे और खास तौर से मुंबई, यहाँ घर सस्ते हो गए हैं सर या लोगों की कमाई बढ़ गई है? दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा मैं देख रहा था आपकी हाइलाइट्स पे कि आपका चैनल भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है और इस चैनल पर आना मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य है। धन्यवाद। हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगता है आप लोग के साथ और काफी बेहतरीन गुफ्तगू आप करते हो, मसाइल पर डिटेल में जाके आप समझने की कोशिश करते हो, बड़ा आनंद आता है। अब आ जाते हैं अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स पर। तो जनाब, ये जो इंडेक्स जो है वो दो पहलुओं को दर्शाता है। एक तरफ तो ये कि मकानों की कीमतों के क्या हालचाल चल रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पॉकेट्स में, आपकी आमदनी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कैसी तब्दीलियां आ रही हैं। और ये दोनों को इकट्ठा करके, ओवरलैप करके जो देखा जाता है, तो हम इसे इंडेक्स तैयार करते हैं और उस इंडेक्स के माध्यम से हम ये समझते हैं कि इस समय खरीदारों के लिए किस तरह की कैफियत बनी हुई है। तो अगर आपका जो सवाल, उसका सीधा साधा सरल जवाब ये है कि पिछले कुछ वक्तों में हालांकि मकानों की कीमतें बिल्कुल बढ़ी हैं, बल्कि कुछ शहरों में तो काफी तेजी से बढ़ी हैं, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु वगैरह, पर उसके सामने जो लोगों की सैलरी या उनकी अर्निंग्स, उसमें जो वेतन या आय में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बेहतरीन रहा है। तो ओवरऑल जब हम ये दोनों चीजों को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के संदर्भ में देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ओवरऑल लोगों को खरीदना आसान हो चला है, क्योंकि मकानों के कीमती बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज नहीं है जितनी तेजी से इनकी आमदनी बढ़ी है। तो बहुत ही सरल शब्दों में ये है कि आमदनी के तेजी से बढ़ने के कारण आज हम इस परिस्थिति में है कि मकानों की खरीदारी आसान हो चली है। दीपक जी, तो मकानों की खरीदारी आसान हो चली है इन 7 बड़े शहरों में, लेकिन इसका बड़ा कारण मकानों की कीमतें घटना नहीं है, बल्कि आम इंसान की आमदनी का बढ़ना, और वो अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाता है। कितना अच्छा होता प्रवीण जैन साहब कि हम इसमें ये भी जोड़ रहे होते, मतलब ऑफ कोर्स उसमें डेवलपर्स को कोई नुकसान अगर ना होता तो कितना मज़ा आता कि मकानों की कीमत भी स्थिर हो गई है। कई डेवलपर्स ने लोगों को तोहफा देने के लिए मकानों की जो कीमतें हैं वो घटा दी हैं। आम आदमी की इनकम भी बढ़ रही है, तो तस्वीर और अच्छी नहीं होती सर? आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं इनकम कब बढ़ेगी, हम रेट नहीं घटाएंगे, ऐसा क्यों सर? प्रवीण सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपको भी सर। गुलाम जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपके सारे सामीन को भी नवे वर्ष की शुभकामनाएं सर। शुक्रिया सर। तो देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि बिल्डर कॉस्ट नहीं घटाना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 5 सालों में देखें तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो करीब 30 गुना बढ़ गया, 30% बढ़ गई है अप्रॉक्सीमेटली। जो अगर 100 रुपये पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती थी तो 130 रुपये आती है आज। लैंड कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है। मुनाफा बिल्डर का ऐसा नहीं है कि पहले वो अगर 10% पे काम करता था, 12% पे काम करता था, उसने बिल्डर ने प्रॉफिट बढ़ा दिया अपना। बट आज एक चीज़ और समझने वाली है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, अगर बुकिंग के टाइम कोई बिल्डर खरीद लेता है, कोई ग्राहक खरीदता है उस प्रॉपर्टी को, तो वो सबसे कम दाम पे होती है और जब तक बन के वो तैयार होती है तब तक उस प्रॉपर्टी के पिछले 5-7 साल का, 10 साल का, 15 साल का साइकिल निकाल लें। किसी भी प्रॉपर्टी को जब वो बुकिंग होती है और 5 साल बाद जब उसका पोजीशन आता है तो उस प्रॉपर्टी के दाम लगभग 2 गुना हो चुके होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे सरकार ने भी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम की, बिल्डर भी आज इस चीज़ को बनाना चाहता है कि जो भी आज बाज़ार की कंडीशन बहुत अच्छी है पिछले 2 सालों से, तो जो भी आज जितना टर्नओवर हम बढ़ा पाएँ उसको टर्नओवर को बढ़ाएं। तो आज जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं काम कर रहे, मगर फिर भी जो जिसको गुंजाइश है, तो मेरा सभी लोगों से निवेदन भी रहेगा कि भाई आज वो उसमें पास ऑन ग्राहक को भी करें। एब्सोल्युटली सर। देखिए, तभी आएगा ना मज़ा कि ग्राहक भी अपनी तरफ से हिम्मत तभी दिखाएगा। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम इसको जब डिस्कस कर भी रहे थे गुलाम जिया साहब,
तो एक बात जो आ रही थी कि घर का जो डर होता है ना, वो निकल रहा है लोगों के मन से। अब उसमें थोड़ा थोड़ा, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि लोगों की इनकम बढ़ी है, क्योंकि उस सापेक्ष में महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, तो महंगाई इनकम खा भी रही है। हालांकि अभी स्थिर है, 1% से नीचे है, तो ये, लेकिन बड़े यदा कदा इस तरह के मौके आते हैं। बट बहरहाल ये जो इनकम, उसमें जो आरबीआई के इंटरवेंशन से जो रेपो रेट्स कम हुए हैं और लोन दरों में बड़ी अच्छी गिरावट आई है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो डर खत्म हुआ है। लेकिन ये डर आगे चलकर वापस तो नहीं आ जाएगा गुलाम जिया साहब? कितना सस्टेनेबल, ये ट्रैजेक्टरी कितनी सस्टेनेबल दिख रहे हैं आप? दीपक जी, यहाँ एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जी। और वो ये है कि आमदनी के बढ़ने की जो दरें रही हैं, जिसका हमने अब तक के फोकस जिस पर हमने किया है, वो ओवरऑल शायद 8 से 10% सालाना की रफ्तार से बढ़ रही है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन दूसरी ओर एक और जो एक तरह का इनकलाब सा आया है, वो है वेल्थ में इंप्रूवमेंट। तो ओवरऑल हमारी अफोर्डेबिलिटी के ये दो कारण हैं। एक तरफ तो वह आय या इनकम कह लें, और दूसरी तरफ जो आपने अब तक के आपने जो वेल्थ बनाई है, उसमें किस तरह से इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, सोने का जिक्र कर लें, चांदी का जिक्र कर लें, इन सब चीजों में पिछले कुछ सालों में जो तेजी से इंक्रीमेंट हुआ है, जो बढ़ोतरी आई है, उसके कारण लोगों की वेल्थ में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो एक तरफ तो आपकी इनकम आय हो गई और दूसरी तरफ आपकी आपने जो कुछ जोड़ रखा था, रकम आपने जमा की थी, उसमें जो ग्रोथ हुआ, ये दोनों मिल करके आपके डीप पॉकेट्स तैयार हुए हैं। और इस कारण से एक जो माहौल बना है, वो आज दर्शा रहा है कि अफोर्डेबिलिटी बहुत बेहतर हुई है। अब आते हैं, आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि आगे चल के क्या यही चीज बरकरार रहेगी, अब हम इस पर बात करना अब आवश्यक होता है कि आगे किस तरह का पहलू दिखाई दे रहा है। इस वर्ष अगर मैं आपको चंद एक आंकड़े बताऊं, अगर महज मुंबई का जिक्र कर लें, इस साल मुंबई में 1.5 लाख मकानों की, सिर्फ मैं केवल बीएमसी की मैं बात कर रहा हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बृहन मुंबई, यहाँ पर 1.5 लाख मकानों की बिक्री देखी गई है पूरे साल में, और ये 14 साल का रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार कई सारे शहरों में, शायद दिल्ली एक वाहिद शहर है जहां पर किसी तरह की गिरावट देखी गई है, लेकिन इसके अलावा तकरीबन चाहे वो बेंगलोर हो, पूना ने अगेन रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये सारे मकामात, ये सारे शहर ऐसे हैं कि जहां पर इन सारे शहरों में हमारी जो नंबर ऑफ सेल्स है वो काफी ऊपर चल रही है। लेकिन शायद अब वो मौका आ गया है कि जी जी, गुलाम जी साहब के साथ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं आऊँगा उनके पास जब तक ये चीज़ ठीक होती है। प्रवीण जैन सर, हमें बताइए, अब ऐसा लग रहा है, इस रिपोर्ट में भी ऐसा लगता है कि जो मिड इनकम बायर है ना सर, वो वापस आपकी तरफ आ रहा है, उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ना। इसका मतलब वो जो डर मैं बार बार जिसको कह रहा हूँ कि एक मिड इनकम व्यक्ति का जो बड़े शहरों में डर होता था, वो बार बार ये चेक करता था कि अपना घर खरीदूं या छोड़ो किराए पे रह लेता हूं। एक उसको ज़्यादा सुरक्षा का भाव किराए में नज़र आता था। कहाँ 20-25 साल के लिए ईएमआई में फंसना, किराए की चीज़ें हैं, कल के दिन कुछ हुआ तो चलिए अपना झोला उठाया, कम से कम होम टाउन चले जाएंगे। लेकिन अब बड़े शहरों में लोग आगे बढ़कर अफोर्डेबिलिटी अच्छी होने से बढ़ रहे हैं। लेकिन जो डेवलपर्स हैं सर, आप लोगों की जो पिछले साल तक जो पूरा फोकस रहा, वो लग्जरी डिमांड्स पे ज़्यादा रहा, हाई मार्जिन्स लग्जरी प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा रहा। तो क्या वापस अब आप मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ आएंगे सर? देखिए, बिल्कुल अफोर्डेबल की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और जो उसका एक रीज़न रहा, जो लोग लग्जरी की तरफ गए कोविड के बाद से, लोगों को लगने लगा कि भाई जो ज़िंदगी, एक ही ज़िंदगी मिली है, जो आप भोग सकते हो अच्छे से भोग लो। और जो भी रीज़न रहे इस तरह के, लोगों की डिमांड लग्जरी की तरफ काफ़ी आ गई। ये लग्जरी का मतलब ये नहीं कि सर उसका साइज़ छोटा हो गया। अफोर्डेबल की हम बात करें तो जो 60 स्क्वायर मीटर तक के घर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर आते हैं, वो लोगों के घरों की डिमांड तो है ही, हमेशा रहेगी वो। बट जो नॉर्मल मिड सेगमेंट के जो घर थे, उसके अंदर लोगों की डिमांड इस तरह से आई कि लोगों को इटालियन मार्बल चाहिए, या किचन, मॉडल किचन चाहिए, या फिर आप फुली फर्निश्ड लोग घर मांगने लगे। तो इसलिए उसकी डिमांड बढ़ी, तो लोगों ने बनाना शुरू किया। बट ऐसा नहीं है उसकी डिमांड घटी है। बट पिछले 2-3 सालों के अंदर मिड सेगमेंट के अंदर कोई प्रोजेक्ट नए इस मिड सेगमेंट के या अफोर्डेबल के बहुत ज़्यादा लॉन्च नहीं हुए, और मुझे लगता है वो जो वैक्यूम है खाली, उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। तो अभी आज की तारीख में
लग्जरी की डिमांड थोड़ी सी कम घटी है और मिड सेगमेंट की डिमांड हमेशा रही थी। तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से मुझे लगता है डेवलपर्स अब आगे मिड सेगमेंट की तरफ या नॉर्मल घरों की तरफ वापस आएंगे और ओके, अफोर्डेबल में भी वापस आएंगे। ऑल राइट। गुलाम जिया साहब, जो हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रवीण जैन साहब के साथ भी, कि डेवलपर्स ने अचानक क्या किया कि लग्जरी हाउसिंग बूम की तरफ चले गए, हाई मार्जिन की तरफ चले गए और एक तरह से भुला दिया गया मिड सेगमेंट को और अफोर्डेबल उसको। अब स्वाभाविक है कि लग्जरी हाउसिंग बूम से एक अफोर्डेबिलिटी गैप भी बढ़ा है, लोगों के पास विकल्प नहीं है। लेकिन रुझान अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो क्या डेवलपर्स को भी याद आएगी वापस अपने परंपरागत सेगमेंट्स की, अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट की? बिल्कुल सही कहा। और इसी चीज पर जब मेरा कनेक्शन थोड़ी देर के लिए टूट गया था, आपसे नाता टूटा था, उस समय इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो कुछ हम अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं, ये बदकिस्मती से केवल अर्बन रियलिटी है और हाई एंड रियलिटी है कि यहाँ पर आप सिर्फ उन लोगों को देख रहे हो इस अफोर्डेबिलिटी के सारे आंकड़ों में कि जो अर्बन शहरों में रहते हैं और वहां पर उनके वेतन से ज्यादा उनके वेल्थ का इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको ब्रॉड बेस करो, अगर आप मिड टू लो एंड का जिक्र करते हो तो आप आ जाते हो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ। वहां पर यही दृश्य बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है और उसका कारण सबसे पहला ये है कि जहां तक कि आरबीआई का जो पिछले साल 2 साल में हमने होम लोन इंटरेस्ट रेट्स में जो लगातार गिरावटें देखी हैं, लेकिन उसके सामने चूंकि मकान नहीं बन रहे हैं तो उस लेयर का जो मसला है वो ये है अफोर्डेबल हाउसिंग जिनको जरूरत है, उनका मसला ये है कि आज अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी बन भी रही है लेकिन उसके सामने मकान नहीं बन सप्लाई नहीं है। और उसका सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर मकान नहीं बन रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां पर मकानों के अमाउंट्स की इंक्रीज जो होगी, आपके दरों में जो इंक्रीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी और कीमतें आसमान छूने लगेगी। और वो चीज हमें दिख रही है कि अगर आगे चलते डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ अगर ध्यान ना करे तो वो समय दूर नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल नहीं बचेगी। बहुत क्विकली गुलाम जिया साहब, डेवलपर्स के सामने भी तो चुनौतियां बढ़ी हैं। आप ही की रिपोर्ट में प्रॉपर्टी प्राइसेस, लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये सब कुछ भी तो बढ़ रहा है सर। तो डेवलपर्स के सामने भी एक चुनौती आ रही है क्या? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल दुरुस्त। प्रवीण जैन का जो कहना है बिल्कुल सही है। जैन साहब ने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले काफी वक्तों में जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो हर चीज में हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो या लैंड हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और कहना जरूरी समझता हूँ कि लैंड में जो कीमतें बढ़ती हैं उसका काफी हद तक जो क्रेडिट या उसका ब्लेम अगर मैं दूंगा तो वो डेवलपर्स को दूंगा, क्योंकि वो महंगी जमीनें तो वही खरीदते हैं। और फिर उसके बाद फिर ये होता है कि इतना महंगा हो गया तो हम कहां से अफोर्डेबल हाउसिंग बना पाएंगे। तो ये चीज है कि मटेरियल में आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन लैंड की दरें जो आप दे रहे हो, जो कीमतें आप दे रहे हो, तो आप दे रहे हो ना, आप डिसाइड करते हो कि मुझे लग्जरी हाउसिंग बनाना है और इसलिए मैं इसी जमीन का ये फलाना भाव दे दूंगा। और जब जमीन बहुत महंगी हो जाती है तब आप कहते हो इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बन पाती। तो ये एक तरह का चक्रव्यूह है जिसमें से इन डेवलपर्स को बाहर निकलना आवश्यक है और वो बिल्कुल निकलेंगे। जब लग्जरी हाउसिंग की सेल गिरना शुरू हो जाएगी तब वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बोले अभी गुड पॉइंट सर, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और यही बात अभी स्वीकार की है प्रवीण जैन साहब ने कि लग्जरी हाउसिंग में अब धीरे धीरे वस्तु स्थिति की तरफ लौट रहे हैं, वहां पर डिमांड घट रही है, तो वापस हमारी तरफ आएंगे प्रवीण जैन साहब, मिडिल क्लास की तरफ, अफोर्डेबल की तरफ, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बट अब मैं आप दोनों से एक क्विक राउंड, जो सीधा सीधा सवाल है, जो बहुत ज्यादा रिलेट करता है हमारे अर्बन दर्शकों को खास तौर पे, कि क्या वाकई में 2026 में घर ले लें या अभी और वेट करें, अभी और अफोर्डेबल होंगी चीजें, इनकम उनकी बढ़ेगी या दाम स्थिर रहेंगे? तो प्रवीण जैन साहब, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो मूड माहौल बन रहा है, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट जो बता रही है, क्या 2026 में ही खरीद लें या फिर वेट करें सर, आगे और अच्छी स्थिति बनेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास गुंजाइश है, आप प्रॉपर्टी खरीद लें। जो सोचता रह जाता है ना, वो उसके हाथ से प्रॉपर्टी निकल ही जाती है, क्योंकि दाम हमेशा, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ती रहती है, प्राइस बढ़ते जाते चले जाते हैं और लोग ले ही नहीं पाते। तो अगर मेरा तो तजुर्बा यही है पिछले 20-25 सालों का कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदने का मन बने और उसे डिले ना करें और प्रॉपर्टी खरीद लें आप। नहीं, बट दिक्कत ये है ना, रेंटल यील्ड नहीं बढ़ रही है सर। अब लोग तो हमसे यही पूछते हैं कि मैं कहाँ पैसा लगाऊं, अपना घर तो सबने, चलिए आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके नेटिव प्लेस पे घर ना हो,
खासतौर से जो वर्कर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि साहब जहाँ रेंटल यील्ड मिलेगी वहाँ हम घर खरीदेंगे। तो रेंटल यील्ड तो सर उतनी अच्छी मिल नहीं रही है प्रवीण जी। नहीं, रेंटल यील्ड जो है रेजिडेंशियल के अंदर करीब 3.5 से 4% की है, 4% से ऊपर कभी भी नहीं आती। और जब आप पिछले अगर 5 साल के अंदर देखें, 5 सालों के अंदर किराए में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किराए में वृद्धि नहीं हुई, तो ये मैं नहीं मानता। बट प्रॉपर्टी के अंदर, रेजिडेंशियल के अंदर जो रेंटल यील्ड आती है वो 4% के आसपास की आती है। ऑल राइट सर। गुलाम जिया साहब, मुंबई दिल्ली यहाँ पर जो प्लान कर रहे हैं घर का, और आपकी रिपोर्ट बता रही है कि स्थितियां बन रही हैं घर खरीदने की, तो खरीद लें सर या वेट करें? दो जुमलों में मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि अगर आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए घर लेना चाहते हो तो आज ले लीजिए, इस्तेमाल वेट करने का या राह तकने की जरूरत नहीं है। दूसरा जुमला, अगर आप निवेशक हो तो इस रियल एस्टेट से दूर रहिए क्योंकि ऑलरेडी ओवरहीटेड है। और जैसा आपने कहा कि आपके जो रिटर्न्स है और खास तौर से जो रेंटल यील्ड है, जहां जहां रेंट बढ़ रहे हैं, जैन साहब ये भी आप बताइए कि कैपिटल वैल्यूज भी बढ़ रही हैं, तो रेंटल यील्ड जो है 3.5 से 3% के ऊपर नहीं जा पाती, और इस कारण से ये एक अच्छा निवेश का साधन नहीं है। अगर आप जाती इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद रहे हैं। निवेशक हो तो दूर रहिए। अच्छा, वो जो लोग दुबई भाग रहे हैं गुलाम जिया साहब, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ भी सब बबल बना हुआ है? क्योंकि यहाँ के लोग ना बहुत सारे दुबई भी जा रहे हैं आजकल, खास तौर से जो हाई एंड वाले लोग हैं, HNIs हैं, और वहाँ पर उनको तरह तरह के लालच दिया जा रहा है कि यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा है, रेंटल यील्ड बहुत अच्छी है। वहाँ बबल है सर, ये सच में सच्चाई है? सॉरी, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल पूछ लिया आपसे। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल सही कहा आपने कि दुबई में जो रेंटल यील्ड है दुनिया में आज शायद सबसे बेहतरीन रेंटल यील्ड मिडिल ईस्ट में, खासतौर से दुबई में है, जहां पे आपको 6 से 7% के दरमियान रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर रेंटल यील्ड मिल जाता है। लेकिन दूसरी ओर एक और चीज जो इस पे काबिल गौर है वो ये है कि जिस प्रकार जो हमारा करेंसी फ्लक्चुएशन हो रही है, डॉलर के सामने हमारा रुपीस का जो जो जो, जो दर गिर रही है, उसके कारण अगेन आपको बाहर कहीं जाके निवेश करने में दोबारा लॉस होगा। तो भारत में ही खरीदिए, लेकिन जाती इस्तेमाल के लिए खरीदिए, निवेश के लिए बिल्कुल टच ना करें। बहुत बढ़िया। यानी कि अगर अपना घर, अपनी अदद छत जिसे कहा जाता है, उसका सपना है तो 2026 में वो मौका आपके पास आ रहा है। निवेशकों के लिए अभी थोड़ा सा वेट करने का अभी सलाह दी जा रही है। हालांकि प्रवीण जैन साहब कह रहे हैं कर दीजिए निवेश, ज़्यादा सोचिए मत, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की अप्रोच लेके चलिए, वापस आएगा, पैसा आएगा। बट हम आप पे छोड़ते हैं, हमारे दोनों महानुभावों ने जो इनपुट्स दिए हैं उस पर क्या फैसला जनता लेगी, हम जनता पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। प्रवीण जैन साहब, गुलाम जिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू के लिए। ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी।